भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसमें से कौन से संवैधानिक निकाय हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नमस्कार मित्रों, यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जिसमें कि हम इन डेप्थ में इसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन बेस है आपका जो पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। देखो, बॉडीज़ आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, दूसरी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसका वो आपको उसका जो भी है संबंध है वो संविधान में उसके बारे में पहले से लिखा होता है, उसके बारे में मेंशन होता है, और जितनी भी उसकी पावर्स आती हैं, जिसको पावर्स मिली होती हैं, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपके संविधान में पहले से वर्णित होती है। बल्कि उसके अलावा जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है, उसके बाद वह बॉडी बनाई जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है आपका किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों में से कौन सी है। तो चलिए पहले चारों को एक एक करके समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि बॉडीज़ कौन कौन सी है, क्या है, कौन कौन से कमीशन क्या क्या है और किस किस तरीके से बनाए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय का व्यर्थ करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से शुरू करते हैं, एनसीबीसी। ठीक है जी, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हम शुरुआत करेंगे कि यह क्या है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो बाद की बात है, लेकिन जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है आखिर यह है क्या, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखो, एक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है मिला था, कब मिला था, 2018 के अंदर। किसको, एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, जब 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। आप बोलेंगे कि आप तो एकदम से बता रहे हैं, आखिर ये आया कहाँ से, तो सब्र रखिए, मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको। ये अथॉरिटी रखती है कि यह आपके कंप्लेंट्स और वेलफेयर के बारे में, जितना भी पिछड़ा वर्ग आयोग है वो सोशली या इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशनली कितना बैकवर्ड क्लासेस का है, जितने भी कंप्लेंट्स होता है उनके बारे में जो वेलफेयर मेजर्स लेना होता है उसको एग्जामिन करती है, उनकी कंप्लेंट्स को देखती है। ठीक है, इससे पहले एनसीबीसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर आती थी। किससे पहले, इससे पहले 102वें संविधान संशोधन से पहले यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी कि क्या है, कहाँ से आई है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है। देखो, दो बैकवर्ड क्लास कमीशंस बनाए गए थे 1950 के अंदर, 1970 के अंदर। कौन कौन से, एक तो काका कालेकर कमीशन था और दूसरा कौन सा था, बीपी मंडल का कमीशन था। काका कालेकर कमीशन जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया पहला कमीशन था, इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद इंदिरा सहानी केस जो 1992 का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि एक परमानेंट बॉडी बनाई जाए जिसके थ्रू यह बैकवर्ड क्लासेस को प्रोटेक्शन वगैरह और बेनिफिट्स के बारे में जिसका पर्पस होगा, ऐसी एक परमानेंट बॉडी बनाई जाए। तो उसके बिहाफ के ऊपर जो इंदिरा सहानी केस का 1992 का था, मंडल कमीशन जो था, मंडल केस जो था, मुकदमा था, ठीक है जी, उसके बिहाफ के ऊपर 1993 के अंदर इसकी रचना की गई थी, इसको बनाया गया था। इसको बनाया गया था, एनसीबीसी को 1993 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है जी, और 123वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2017 के अंदर, उसमें फिर से थोड़े चेंजेस किए गए थे कि एक पार्लियामेंट में इसको सेफ गार्ड की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको मोर इफेक्टिवली इसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो उसके बाद पार्लियामेंट में एक अलग सेपरेट बिल इसके बारे में पास किया गया एनसीबीसी के लिए, जिससे कि जो पुराने वाला एक्ट था 1993 का वो क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया। फिर ये जो पास हुआ बिल जो 2017 में किया गया, उसको एक्ट बना था, वो अगस्त 2017 के अंदर वो एक्ट बन गया था। फिर एनसीबीसी का नया एक्ट काम करता है अभी के अभी। ठीक है जी, एनसीबीसी के बारे में पता लग गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में इसके बात करें तो आपके सामने है कि जो स्ट्रक्चर है इसका, किसमें 5 मेंबर हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 5 मेंबर की एक बॉडी होती है जिसमें कि एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है और 3 अदर मेंबर है
ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट जिनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी, इनका सर्विस और टेन्योर जो होता है वो आपका वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स का वो प्रेसिडेंट ही इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। और अब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के बारे में भी जान ही लेते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है। आर्टिकल 340 जो है डील करता है कि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने के बारे में जो भी पावर है, क्या उनकी ज़रूरत है या नहीं है, क्या रिकमेंडेशन देनी चाहिए। ठीक है, वो सारी बात आर्टिकल 340 में निहित है। 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि आर्टिकल 338B और 342A आ गया था। इसके तहत क्या हुआ था, जो ये 310 सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है ना, उसके समान ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बन गया था। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। ठीक है, फिर जो ये अमेंडमेंट हुआ था इसमें चेंजेस हुआ था 366 के अंदर भी। आर्टिकल 366 में भी क्या चेंजेस हुए थे वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, 338 पे क्या हुआ था, 338B ऐड कर दिया गया था, जिससे कि कंप्लेंट और वेलफेयर को एग्जामिन करने की अथॉरिटी प्रोवाइड हो गई थी एनसीबीसी को। ठीक है जी, कि कौन बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जितनी भी है उनके बारे में। 342 क्या करता है, पावर करता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप जो भी बैकवर्ड क्लासेस है यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर या स्टेट्स के अंदर उनको स्पेसिफिकली आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप गवर्नर जो है स्टेट का उसको कंसल्टेशन से दे सकते हैं, या फिर या जो लॉ कोई भी पार्लियामेंट में इनेक्ट होएगा, ठीक है जी, तो उसके बारे में क्या भी अमेंडमेंट होगा या क्या नहीं है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी, मतलब उसके बारे में पावर्स मिलती है किसको, 342A के अंदर प्रेसिडेंट को पावर एम्पावर करता है। ठीक है जी, ये आपको पता लग गया एनसीबीसी के बारे में, और ये हम काफ़ी जानकारी हमने इसके बारे में इकट्ठा कर ली है। अब आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सी बॉडी है। ठीक है जी, अब एनसीबीसी के बारे में ये आप खुद बताएंगे कौन सी बॉडी है कौन सी बॉडी नहीं है। ठीक है जी, मैंने इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है। सबसे पहले यह है क्या, एनसीबीसी जो है हमने उसके बारे में पढ़ा। अब एनएचआरसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपके सामने पहले ही सामने लिखा हुआ है कि यह तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के थ्रू बनाई गई है। कब बनाई गई थी, 1993 के अंदर 12 अक्टूबर के अंदर बनाई गई थी। किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, और इसको लास्ट में 2006 में इसको अमेंड भी किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और ये ह्यूमन राइट्स को देखने का एक संस्था है जो पूरी कंट्री में ह्यूमन राइट्स के बारे में देखती है, और ये पेरिस प्रिंसिपल के थ्रू बनाई गई थी। अब ह्यूमन राइट्स एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी कि ह्यूमन राइट्स है क्या। ठीक है, ह्यूमन राइट्स देखो ये सभी को मिले हैं, बचपन से लेकर मिले हुए हैं। ठीक है, इनहेरिटेड है, पूर्वजों को जो मिले वही हमारे को मिले, हालांकि बढ़ोतरी ही हुई। ठीक है, मतलब आपको कोई भी आपकी कास्ट, आपकी सेक्स, आपकी नेशनलिटी, आपकी लैंग्वेज, आपकी रिलीजन, किसी भी अदर स्टेटस के ऊपर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से राइट्स है ह्यूमन राइट्स में, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, वर्क एंड एजुकेशन का फ्रीडम, बहुत सारे राइट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी, अब क्या है, कैसे इसका जो बनाया गया था इसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं, कैसे बनाया गया था इसको। ठीक है जी, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से इसको अडॉप्ट किया गया है, जो कि पेरिस में हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को यह पेरिस में डिक्लेरेशन हुआ था, यह असेंबली रखी गई थी। इसी वजह से ह्यूमन राइट डे भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक और क्लियर हो गया है, हालांकि बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन फिर मैंने केवल एक ही क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि 10 दिसंबर को यह मीटिंग हुई थी, इस वजह से ह्यूमन राइट डे जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि एनिवर्सरी होती है यूडीएचआर की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। 1991 में क्या होता है, पेरिस में हैज़ अ डेवलपमेंट सेटलमेंट ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल, जिसको पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाते हैं, जिसकी भी मनाई जाती है। ये 1991 में ये चीज़ हुई थी। ठीक है जी, तो ये प्रिंसिपल के बेस के ऊपर 1993 के अंदर हमने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट लेके आए थे। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, ये अथोराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वह भी अपनी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बना सकते हैं। ठीक है जी, अलग अलग स्टेट को भी यह पावर करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। अब ह्यूमन राइट काउंसिल क्या चीज़ है, इसके बारे में भी देख ही लेते हैं कि ह्यूमन राइट काउंसिल क्या चीज़ है।
ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाई गई थी। रेजोल्यूशन जिसका लिखा गया था 15 मार्च 2006 ईस्वी को, ठीक है। तो इसने रिप्लेस कर दिया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को, ठीक है जी। तो इसका ऑफिस जेनेवा के अंदर है, जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। और जो काउंसिल है इसमें 47 यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है जी, UNGA के द्वारा किए जाते हैं। कंपोजिशन देखी जाए तो बात की जाए तो इसमें 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर होते हैं, ठीक है जी। अ पर्सन जो कि चीफ जस्टिस हो इंडिया का या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका चेयरमैन बनता है, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है जी। और इसका और 6 मेंबर की कमेटी होती है, बनाई जाती है, जिसे प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें अंदर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं उसके अंदर, अपोजिशन का लीडर होता है, और हाँ दोनों हाउसेज का पार्लियामेंट में, और एक यूनियन होम मिनिस्टर होता है, ठीक है जी। इनका 3 साल का टेन्योर होता है, और अगर 17 साल पहले एज हो जाती है तो उस तक चलता है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट किसी भी चेयरमैन को रिमूव कर सकते, किसी मेंबर को रिमूव करने की पावर रखते हैं, ठीक है जी। और मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बिहाफ के ऊपर इसको रिमूव किया जा सकता है। और स्पेशल डिवीज़न भी है इसमें, बहुत सारे 5 स्पेशल डिवीज़न है। लॉ डिवीज़न, इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न, पॉलिसी रिसर्च एंड प्रोग्राम डिवीज़न, ट्रेनिंग डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। तो ये हमने जाना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉडी हमारी नेशनल लॉ कमीशन। अब नेशनल लॉ कमीशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेशनल लॉ कमीशन मतलब कानून से रिलेटेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बिहाफ के ऊपर बनाई जाती है। इसका मेजर फंक्शन है टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम करती है, ठीक है जी। द कमीशन इस्टेब्लिश फॉर मिक्स टेन्योर के लिए काम करती है एज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की एडवाइजरी बॉडी ही की तरह काम करती है। इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो नेशनल लॉ कमीशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एंशियंट पीरियड के टाइम से ही, जब से धर्म के नाम पे या फिर जो धर्म ही सबसे बड़ा कानून होता था, तब से लेकर चलता आ रहा है। परंतु हमारे भारत में जो थर्ड डेकेड था 19th सेंचुरी का, मतलब अप्रोक्सीमेट 1834 के आसपास, जो चार्टर एक्ट था 1833 का, लॉर्ड मैकाले के टाइम के ऊपर फर्स्ट ऐसा कमीशन लाया गया था। कौन सा फर्स्ट कमीशन लाया गया था? फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 अंडर द लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है जी। फिर विच रेकमेंड किया था उन्होंने? कोडिफिकेशन ऑफ द पिनल कोड एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लाए थे। उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कमीशन और आया था। वो कब कब आया था? जैसा कि आप देख सकते हैं 1853, 61 और 1879 के अंदर और भी आए थे, ठीक है जी। इंडियन सिविल प्रोसीजर, इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, ये एटसेट्रा जो भी है ये फर्स्ट 4 लॉ कमीशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसके प्रोडक्ट्स थे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कमीशन के बारे में जानते हैं। अब आपको उसके बारे में पता लग गया क्या है क्या नहीं है नेशनल लॉ कमीशन। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में भी आप जानते हैं कि क्या है, ठीक है। जैसा कि अब नाम से क्लियर हो रहा है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम है ये, ठीक है, कमीशन है ये, ठीक है जी। तो ये एस्टैब्लिश किया गया था प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव, स्पीडी और समरी रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट के बारे में। एक क्वाजी जुडिशियल कमीशन है ये, ठीक है जी। 1988 के अंदर जो है सेटअप किया गया था अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है, इसके अंदर आया था। कमीशन इज हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह हेड किया जाता है, ठीक है जी। कौन सा कमीशन? ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ठीक है जी। प्रोविजन क्या क्या एक्ट में? सेक्शन 21 से पावर लेता है। अज्यूम प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 कहता है कि जो जुरिस्डिक्शन की बात करता है कि मतलब कंप्लेंट वैल्यू मोर देन 1 करोड़ के बारे में थोड़ा बहुत इसके बारे में कोई थ्योरेटिकल नॉलेज है। सेक्शन 23 भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से इसको पावर देता है कि कोई एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर होता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 30 डेज़ के अंदर उसका कोई पीरियड होता है उसके लिए अपील करने का, ठीक है जी। तो प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट कवर्स गुड एज वेल एज
सर्विसेज, मतलब हर टाइप की कंप्लेंट्स आप इसमें एड्रेस कर सकते हैं। और इफ़ अ कंज्यूमर इज़ नॉट सेटिस्फाई विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, कि नहीं होता है तो स्टेट के पास जाता है, स्टेट के पास नहीं होता है तो नेशनल कमीशन के पास जा सकता है। तो इसको कंज्यूमर को पावर ये देता है। तब आपको पता लग गया होगा, हमने 4 रूल्स के बारे में पढ़ा। अब हम चलिए क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन को एक बार सब फिर से पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका है सामने आपके कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडीज इन इंडिया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? देखो, लास्ट वाली है नहीं है, पहली वाली है नहीं है, मतलब नेशनल लॉ कमीशन भी नहीं है ना, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कोई भी नहीं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी रही, तो ये रही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ओनली वन इसका आंसर आ जाएगा, केवल एक। ठीक है जी, तो होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छे से हमने इन चारों बॉडीज़ के बारे में समझा, इसकी इन डेप्थ बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में समझा। एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।